इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने स्टडी करना है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक फॉर्म। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो electricity is a form of energy. We have seen many forms of energy like chemical energy, mechanical energy. We have also seen many types of forces. बहुत सारे फोर्स हमने अपने आसपास देखे हैं। फ्रिक्शन का फोर्स है, ग्रेविटेशन का फोर्स है, स्प्रिंग का इलास्टिसिटी का फोर्स है, विस्कोसिटी का फोर्स है, और जो रीजन है दैट इज वन और द अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस नेचर। दिस नेचर कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, वन इज मटेरियल मैटर एंड अदर इज एनर्जी दैट इज रेडिएशन। दुनिया में आप कुछ भी देखिए, या तो वो मटेरियल होगा या रेडिएशन होगा। सन से जो हमको धूप आती है दैट इज रेडिएशन। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कार मूव कर रही है, मोटरसाइकिल मूव कर रही है, तो एक पार्टिकल मूव कर रहा है, मटेरियल मूव कर रहा है। किसी चीज को देखिए, हमारी बॉडी है दैट इज मटेरियल। ओके, तो या तो इस दुनिया में मटेरियल है या एनर्जी। फोर्स कौन लगा सकता है, काम कौन कर सकता है? तो आंसर है एनर्जी। जब रेडिएशन में है उसके कारण रेडिएशन काम कर सकता है। लाइक सनलाइट हैज एन एनर्जी एंड इट कैन डू द वर्क। और सनलाइट की एनर्जी से कौन से काम होते हैं? वी ऑल नो, हमारी पूरी दुनिया सनलाइट से ही चलती है। दूसरा, सनलाइट में अगर एनर्जी है तो उस एनर्जी की कन्वर्शन से प्रॉपर एजेंट लगा के हम फोर्स लगा सकते हैं। फोर्स लगाने के लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे पास मैटर, मटेरियल, पार्टिकल, वो पार्टिकल फोर्स लगा सकता है। पार्टिकल जब फोर्स लगाता है तो फोर्स लगाने के लिए उसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और उन दोनों कैरेक्टरिस्टिक के कारण वो फोर्स लगा सकता है। तो मटेरियल की ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और इनको ही हम स्टडी करते हैं। पहली जो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक है, मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक, मटेरियल और पार्टिकल, इट हैज गॉट मास। इसके पास मास होता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है कि इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये दो अलग अलग चीजें हमको मटेरियल के पास मिली, मैटर के पास, और इन दोनों के कारण ही ये डिसाइड करता है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा और ये कौन सा फोर्स लगाएगा। एक्चुअली इसके पास ये दो चीजें होती हैं कि हमको इससे पता लगा कि ये दो तरह से फोर्स लगाता है। एक फोर्स के बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कोई भी मैटर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर चीज होती है और उसको हम क्या कहते हैं? मास। मास के कारण वो ग्रेविटेशन का फोर्स लगाता है। पार्टिकल के पास एक और तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है, लेकिन वो एक दूसरे टाइप का फोर्स लगा सकती है जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग होता है और इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स होता है। ये इलेक्ट्रिकल फोर्स जब कोई ऑब्जेक्ट लगाता है तो हम ये कहते हैं कि उसके पास चार्ज आ गया है, उसके पास चार्ज आ गया है। वो वाला फोर्स मास से लगने वाले फोर्स से डिफरेंट होता है। फिर से फोर्स लगा कौन रहा है? पार्टिकल। लेकिन वो ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं है, मास के कारण लगने वाला फोर्स नहीं है, वो किसी और प्रॉपर्टी के कारण फोर्स है। इस बात को मैं क्लियर करता हूं। हमने एक प्लास्टिक का टुकड़ा लिया
ये प्लास्टिक का टुकड़ा लिया और एक पेपर का छोटा सा टुकड़ा के हमने यहाँ पर रखा। ये अब इस प्लास्टिक के टुकड़े को हमने इसको ऐसा टच किया तो ये हम क्या देखते हैं कि ये इसको नहीं उठाता है, इसको नहीं उठा सकता है। ठीक है, नहीं उठा सकता है। इन दोनों के बीच इतना ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप नहीं होता कि ये इसको ऐसा खींच ले, कम पड़ता होगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इस प्लास्टिक के टुकड़े को ऐसे रब करता हूं। एक ऑपरेशन मैंने किया, इसको इस तरह से रब किया और रब करने के बाद इसको ऐसा लगाता हूं तो क्या देखता हूं कि ये इसमें चिपक गया और चिपक गया। ये हम लोग चीज कब देखते हैं, जब कंघी करते हैं तो उस कंघी में एक ऐसा फोर्स आ जाता है कि वो छोटे छोटे पेपर्स को उठा लेते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर फोर्स पैदा हुआ जो कि पहले इसमें नहीं था और अब इसमें पैदा हो गया। ये इसने इसको पेपर को उठा लिया, अभी पहले नहीं उठा रहा था, अभी उठा लिया। अगर ग्रेविटेशन के फोर्स से इसने उठाना होता तो ये पहले भी उठा लेता, लेकिन ग्रेविटेशन का फोर्स से पहले भी उठा लेता और उस समय उसने नहीं उठाया, हम उठाया। इसका मतलब ये फोर्स पहले वाले फोर्स से डिफरेंट है। समझ में आया? दो फोर्स क्यों हो गए? दूसरे वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशन क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अगर वो ग्रेविटेशन होता तो पहले ही उठा देता। तो ये जो रगड़ने से पैदा हुआ दूसरा फोर्स, इसने इसको उठाया। अब हम लोग सोचने लगे कि अगर ये ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं है तो ये कौन सा फोर्स है? ये रब करने से पैदा हुआ, फ्रिक्शन करने से पैदा हुआ। तो हमने ये बोला कि ये ऑब्जेक्ट के पास पहले, ये ऑब्जेक्ट पहले न्यूट्रल था, इसके पास ताकत नहीं थी इसको उठाने की। अब हमने ये ऑपरेशन किया, हमने ये ऑपरेशन किया और अब ये इसको उठाता है, तो अब ये क्या हो गया? हम बोलेंगे ये चार्ज। चार्ज हो जाना मतलब ताकत आ जाना, हमला कर देना, अपनी ताकत दिखाना, वो चार्ज हो जाना। तो इसके पास चार्ज आ गया और इसने दूसरे पार्टिकल को खींचना शुरू कर दिया। तो ये चार्ज आने से इसके पास ताकत आ गई। इस ताकत का नाम हमने रखा, इस चार्ज का नाम हमने रखा इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इसलिए रखा कि हमने देखा कि इसके पास चार्ज आ गया और ये ऐसे चीजों को खींचना शुरू कर देता है। अब हमको एक चीज पता लग गई कि एक बॉडी अनचार्ज भी होती है और चार्ज भी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमने ऐसे चीजों को चार्ज करना शुरू किया। तो जो साइंटिस्ट इस पर काम कर रहे थे उन्होंने ग्लास ट्यूब को, ग्लास की ट्यूब लेके उसको रब किया और उसको चार्ज किया। उसको चार्ज करके ऐसे ऑब्जेक्ट को उठाया, ऑब्जेक्ट उठता है तो उन्होंने बोला कि इसके पास चार्ज। ठीक है, इसी तरह से दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने प्लास्टिक लिया और प्लास्टिक को रब किया। प्लास्टिक को रब किया, वो भी यही चीज दिखाता है, ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक के पास भी चार्ज आ जाता है। अब हमने ये कहा कि प्लास्टिक के पास चार्ज है और इसके पास, ग्लास के पास भी चार्ज है, इन दोनों के पास खींचने की ताकत है, ये खींच लेते हैं। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक ग्लास रॉड को चार्ज दिया, दूसरे ग्लास रॉड को चार्ज दिया और उन दोनों को ऐसे लटका दिया। उन दोनों को हमने इस तरह से लटकाया, जैसे ही लटकाया, इधर चार्ज दिया हुआ है, इधर चार्ज दिया हुआ है, हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये दोनों एक दूसरे को खींच लेंगे, पर जैसे ही हमने इसको ऐसे लटकाया, ये ऐसे इस तरह से, और ये जो फोर्स है इसको हम कहते हैं रिपल्शन का फोर्स। तो हमको समझ में आया, देखा कि चार्ज तो रिपेल करते हैं, लेकिन जब हम इसको ऐसे रब करके पेपर के पास ले जाते हैं तो क्या देखते हैं, पेपर को खींच लेता है। तो चार्ज का कैरेक्टर हम नोट करना चाहते हैं कि चार्ज अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है। तो हमने क्या देखा, दोनों एग्जांपल हमारे सामने, अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। तो अब हम लोग इस चक्कर में पड़ गए कि चार्ज का कैरेक्टर क्या लिखें, क्योंकि एक ही चीज नहीं हो सकता कि रिपेल भी करती है और
अट्रैक्ट भी करती है। ऐसा नहीं हो सकता, तो जरूर कोई ऐसा नियम है जो हमको नहीं मालूम। ओके, उसके बाद ये नियम थोड़ी देर में पता चल गया। हमने प्लास्टिक को प्लास्टिक से रब किया तो क्या देखा कि वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। प्लास्टिक प्लास्टिक को रिपेल करता है, ग्लास ग्लास को रिपेल करता है, लेकिन ग्लास और प्लास्टिक को जब हम रखते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये लैब में करके देखा, और जब हमने लैब में देखा कि ये चीज हो रही है, फिर से ग्लास प्लास्टिक अट्रैक्ट, ग्लास ग्लास रिपेल, प्लास्टिक प्लास्टिक रिपेल। तो क्या आप नियम बना सकते हैं? कोई भी बना सकता है। क्या नियम बना? सिमिलर रिपेल, डिफरेंट अट्रैक्ट। ये कब हो सकता है? ये तभी पॉसिबल है जबकि दो तरह के चार्ज होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हो। एक ये वाला चार्ज, एक ये वाला चार्ज। मान लो इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो A और B होंगे तो अट्रैक्ट, और A एंड A होंगे तो रिपेल, B एंड B रिपेल। So there is not a single charge A, there is not a single charge B. In our nature there are two types of charges. एक वो वाले चार्ज हैं जो ग्लास को रब करने से आ रहे हैं, और एक वो वाले चार्ज हैं जो प्लास्टिक को रब करने से आते हैं। तो उसके बिना जब तक हम ये नहीं मान लेंगे कि दो तरह के चार्ज हैं, हम ये वाले फिनोमिना, ये वाले एक्सपेरिमेंट को प्रूफ नहीं कर सकते कि रिपेल भी होता है और अट्रैक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये बात अब आपको समझ में आई कि हमारी मजबूरी थी कि चार्ज कितनी तरह के हमको मानने पड़े? दो तरह। एक तरह के चार्ज से हमारा काम नहीं, क्योंकि ये फिनोमिना एक तरह का चार्ज अगर होता तो हमेशा या तो अट्रैक्शन करता या रिपल्शन करता। दो तरह के चार्ज हो गए, अब इनका नॉमेनक्लेचर करना था कि इनका नाम A B रखें, साइंटिस्ट के नाम पर रखें या किस तरह से रखें। तो इसका जो नाम रखा गया वो नाम फ्रैंकलिन ने रखे, और इसका नाम उन्होंने रखा, एक का नाम प्लस और एक का नाम माइनस। प्लस और माइनस हमारी साइंस में नाम नहीं होते, साइन होते, मैथमेटिक्स। ओके, हम केमिस्ट्री भी पढ़ते थे, दूसरी चीजें दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ते थे, और एक चीज हम पढ़ते थे कंजर्वेशन। कंजर्वेशन हमको ये बताता है that any object cannot be, any particle cannot be destroyed, it cannot be created, cannot be destroyed। तो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर बनेगा, लेकिन कुछ ना कुछ बनेगा। हाइड्रोजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो H2O तो रहेगा, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। चार्ज के मामले में हमने टेस्ट करने के लिए हमने पहले एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। उस इंस्ट्रूमेंट को मैं रेफर करता हूं। ये एक रॉड है, और इस रॉड के साथ हमने यहाँ पर दो लीफ लगा दिए। दीज आर गोल्ड लीव्स, गोल्ड लीफ। यहां पर अगर हम चार्ज देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों रिपेल होके ऐसे दूर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मुझे नहीं मालूम कि इसके पास चार्ज है या नहीं। इसको मैं ले गया और मैंने ले जाकर इसको ऐसे टच किया और ये नहीं फैला। अगर ये स्प्रेड नहीं हुआ तो इसका मतलब इसके पास चार्ज है कि नहीं है? नहीं है। और अगर मैंने इसको टच किया और ये फैल गया तो इसका मतलब इसके पास चार्ज है। तो ये हमारा चार्ज को टेस्ट करने के लिए एक डिवाइस बनती है। ठीक है, तो दिस इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। We can use silver also, we can use aluminum also. Only thing is it should be very light so that any small force will be able to repel it. ऐसा होना चाहिए। अच्छा, ये हमारे पास बन गई। और इसको एयर डिस्टर्ब मत करे, so we will put it in a bottle। ऐसे एक बॉटल में लगाकर इसको पैक कर देते हैं। So this electroscope you will find in the laboratory of every school। हर स्कूल के लैब में ये इलेक्ट्रोस्कोप मिलेगा। ओके,
Now, if we have put a glass rod with it, there is a repulsion. What does that show? Glass rod has got charge. हम एक दूसरा इलेक्ट्रोड लेकर आए, फिर हमने उस पर प्लास्टिक का चार्ज लगाया, देखा उसके पास भी रिपल्शन हुआ, दैट इज आल्सो गॉट ए चार्ज। उसके बाद हमने क्या किया, ये ग्लास और ये प्लास्टिक दोनों को ऐसा मिलाया, दोनों को मिलाकर टच करके फिर इसको यहाँ पर टच किया, हमने देखा देयर इज नो रिपल्शन, कुछ भी नहीं हुआ, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, नो एक्शन। और नो एक्शन का मतलब क्या होता है? चार्ज हैज बिकम जीरो, तो चार्ज कहाँ चला गया? एक टाइप का चार्ज और दूसरे टाइप का चार्ज, दो टाइप के चार्ज मिले और मिलकर क्या बन गए? जीरो। दुनिया में कोई भी ऐसी दो चीजें नहीं है जिनको आप मिला दें तो दोनों गायब हो जाए, ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा हमारी एजुकेशन की एक ब्रांच में होता है, उस ब्रांच का नाम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अगर हमारे पास एक है -3 और एक है +3, तो दोनों को हम मिलाएंगे तो कितना बन जाएगा? जीरो। तो दो चीजों को -3 कुछ क्वांटिटी होती है, +3 भी एक क्वांटिटी होती है, दो क्वांटिटी को हम मिला रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है? जीरो। केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता, मटेरियल में ऐसा नहीं होता, और किसी चीज में ऐसा नहीं होता। तो अगर एक प्लस और एक माइनस मिले तो जीरो बनता है, और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक हमको इलेक्ट्रिक चार्ज दिखा। इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम ABCD ऐसा कुछ होना चाहिए, या प्लस और माइनस होना चाहिए? प्लस और माइनस होना चाहिए, क्योंकि मिलकर क्या बनता है? So why the charges have been nomenclated as positive and negative? Answer: because their addition follows the mathematics rule. That one type of charges added with the other type of charges can make a zero charge, and it is possible only if one is positive and one is negative. Therefore, nomenclature was given as positive charge and negative charge. तो अभी तक हमको दो चीजें समझ में आई। There are two type of charges. पहली चीज हमने क्या की थी? There are two type of forces. एक gravitation force. What was the reason of gravitation force? Mass. What was the reason of electrical force? उसका हमने क्या नाम रखा? Electric charge. Reason of electric force is electric charge. ये दोनों किसमें पाए जाते हैं? तो आंसर है ये दोनों मैटर में पाए जाते हैं। इसलिए एक शब्द बहुत जरूरी हो गया, and that is a fundamental condition. Electric charge. What is the fundamental condition of electric charge? Answer: it has to be on a particle. Electric charge has to be on a particle. अगर पार्टिकल नहीं है तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, याद रखिए। अगर पार्टिकल नहीं है तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा एक पार्टिकल पर होता है। जैसे मैं बोलूं मेरे पास कोई चीज नहीं है और मास है, तो क्या ये पॉसिबल है कि मास है? क्योंकि मास हमेशा कंटेंट किसी न किसी पार्टिकल का होता है, किसी न किसी मैटर का होता है। ये हो नहीं सकता कि हमारे पास कोई पार्टिकल नहीं है, कोई मैटर नहीं है और हमारे पास मास है। ये चीज हम लोग अब ऑब्वियस मानने लगे हैं क्योंकि हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। इसी चीज को आपने याद इसलिए करना है चार्ज कि अगर हमारे पास चार्ज है लेकिन पार्टिकल नहीं है, इम्पॉसिबल। तो याद रखिए चार्ज ऑलवेज बी पार्टिकल, क्योंकि वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो अब तक इतनी चीजें पढ़ने के बाद हम चार्ज की डेफिनेशन फिक्स कर सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक developed on a particle, characteristic developed on a particle due to which
force on other particles. Due to which it can apply force on other particles. ठीक है? तो ये उस पर, लेकिन एक चीज में याद रखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप। अगर मैं इसकी जगह मास की डेफिनेशन लिखूंगा तो मैं ये लिखूंगा मास इज कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज इनहेरेंट टू द पार्टिकल। मतलब उस पार्टिकल को मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, उसके पास मास होता ही है। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज को देखना चाहता हूं तो मुझे कुछ करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, तो उसका इफेक्ट मिलता है। लेकिन चार्ज होता सबके अंदर है, इट इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हमने एक चीज पढ़ी। अब इसके बाद अगली चीज हमने क्या पढ़ी? देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये टू टाइप ऑफ चार्जेस, इनका नोमेनक्लेचर हमने क्या किया? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। व्हाई वी पुट इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव? बिकॉज दे फॉलो मैथमेटिक्स रूल, because they follow rules of mathematical addition. Mathematical addition and can become zero on addition. ठीक है? तो इस तरह से ये है कि हमने प्लस और माइनस उसको क्यों माना। अब इसके बाद हमने एक रूल याद किया है कि ये हमको कैसे हमने इसको बनाया प्लस माइनस, क्योंकि उनमें फोर्सेस थे। कैसे फोर्सेस थे? अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। प्लस और माइनस बना के हमने उस फोर्सेस को डिफाइन कर दिया। कैसे डिफाइन कर लिया? सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड डिफरेंट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। So similar charges repel and opposite charges attract. ठीक है? ये अपने नियम पढ़ते हैं। ओके, इसके बाद इसमें हम कुछ और चीजें पढ़ते हैं और वो हम लोग समय समय पर देखते रहते हैं। जैसे ये चार्ज हमको कब विजिबल होता है? इस ऑब्जेक्ट में अभी हमको ऐसा कोई फोर्स नहीं दिखता है जो कि पेपर को ऐसा उठा ले या किसी चीज को पकड़ ले खींच के। लेकिन जब हम रब करते हैं तो होता है। रब करते हैं तो इसमें कौन एप्लीकेबल होता है? आंसर फ्रिक्शन एप्लीकेबल होता है। सो रबिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन एंड द फ्रिक्शन क्रिएट्स दिस इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज आया उसका सोर्स क्या है? फ्रिक्शन। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को हमने एक और नाम दिया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो ये इसका एक नाम हो गया। Frictional electricity. By this word, now you understand that? अच्छा, ये जो चार्जेस हैं, ये हमने फ्रिक्शन करके यहाँ पैदा किए। ये चार्जेस यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े होने के कारण ये इधर फोर्स बना सकते हैं, इसको ढकेल सकते हैं। ये चार्जेस अभी चल नहीं रहे हैं, हम सिर्फ वो प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं जो खड़े हुए चार्ज खड़े खड़े अपनी जगह पर दिखाते हैं, फोर्स लगाने वाली प्रॉपर्टी। ओके, अगर चलेंगे, चल के दूसरी तरफ जाएंगे, जाकर खड़े हो जाएंगे, फिर वहां जाकर कुछ प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो इस तरह की जो हम स्टडी करते हैं, इन दिस स्टडी वी आर स्टडीइंग द कैरेक्टरिस्टिक, द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज व्हिच आर स्टेशनरी एट वन प्लेस। अभी वो चल नहीं रहे, चलने के कारण बहुत अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएंगे, अलग अलग तरह के गुण दिखाएंगे। ये वाले चार्ज कैसे हैं?
एक स्पॉट पर खड़े हैं और अपनी प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। ये जो हमारी स्टडी होती है एक स्टैटिक चार्ज के कारण होती है। तो व्हाट वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। So now you understand why this word electrostatics. This is study of electricity when the charges are static. Okay. This is electrostatic. Another word we will study, that is electrostatic cling. Electrostatic cling. Cling का मतलब है चिपकना। अगर एक चीज के पास पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को खींचकर पकड़ लेते हैं। ये फिनोमेना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग का। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग फिनोमेना बहुत कॉमन है। कभी-कभी आप देखेंगे कि हम कपड़ा पहनते हैं, लूज कपड़ा, और वो कपड़ा बॉडी के साथ एकदम चिपक जाता है। उसके चिपकने का रीजन क्या है? दोनों में से एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। दोनों ने ऐसे एक दूसरे को चिपका लिया और हम उसको ढीला करते रहते हैं कि उसकी फॉल आए, लेकिन वो चिपक जाता है पतला कपड़ा नायलॉन के साथ, दूसरे कपड़ों के साथ ऐसा नहीं है। दूसरी चीजें, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग इज सच ए फिनोमेना व्हिच इज देयर इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। हर जगह पर ये फिनोमेना एप्लीकेबल है। देखिए, मैं आपके सामने चौक से बोर्ड पर लिख रहा हूं, ये चौक का पीस अभी इसके साथ लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर लिखता हूं वो इसको छोड़कर इसके साथ चिपक गया। क्यों चिपक गया? जैसे ही मैंने रब किया, रब से क्या पैदा होता है? इलेक्ट्रिसिटी। इसके पार्टिकल के पास एक चार्ज आ गया, सपोज पॉजिटिव चार्ज, और नीचे ग्रीन बोर्ड के पास नेगेटिव चार्ज। Positive charge and negative charge, and what is their nature? They are friends with each other. अब इसके पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल को बोर्ड के नेगेटिव चार्ज ने पकड़ लिया। अब उस पार्ट के साथ में there is a tug of war. मैं फोर्स लगा रहा हूं अपने हाथ से चौक को आगे ले जाने के लिए, तो उस पार्टिकल को आगे जाना चाहिए, लेकिन बोर्ड ने उसको पकड़ कर रखा है तो उसको पीछे छूटना चाहिए। तो दोनों में जब लड़ाई होती है तो अल्टीमेटली कौन जीतेगा? जिसका फोर्स ज्यादा। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड का इसके साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज्यादा है, तो क्या होगा? वो पार्टिकल टूटकर इसके साथ चिपक जाएगा और हमारा हाथ आगे बढ़ जाएगा। यही हो रहा है। तो इसमें हुआ क्या है? इस पार्टिकल को ब्लैक बोर्ड ने अपने साथ खींचकर पकड़ लिया है। क्यों कर लिया है? प्रोसेस क्या हुई है? रबिंग करने से इसके पास चार्ज आ गया, रबिंग करने से बोर्ड के पास चार्ज आ गया, दोनों के पास अपोजिट चार्ज आ गए, अपोजिट चार्ज आने से उन्होंने एक दूसरे को पकड़ लिया, तो ये पार्टिकल टूट के वहीं चले गए। सो राइटिंग ऑन द बॉल इज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसी तरह से जब हम वॉल पे व्हाइट वॉश करते हैं तो वो व्हाइट वॉश वहां क्यों चिपकता है? व्हाइट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या हर जगह लगता है? नहीं। एक पॉलिथीन लीजिए, पॉलिथीन के ऊपर इस चौक से लिखिए, हम क्या लिखते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इन दोनों के बीच में प्लस माइनस डेवलप नहीं। अगर होता तो पकड़ लेता, नहीं हुआ, नहीं पकड़ा। समझ में आया? तो ये फिनोमेना क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग, जिसको हम जनरल भाषा में क्या कहते हैं? फ्रिक्शन। चौक में और पॉलिथीन में फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, इसलिए ये उसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग नहीं करता है। इन दोनों में फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग करता है। तो बेसिकली फ्रिक्शन इज आल्सो ए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। ये हमको याद रखना। ओके, ये इसके बाद अब हम अगली चीज इसमें लेते हैं। हमने दो तरह के चार्ज पढ़े हैं, प्लस और माइनस। तो कभी कभी हमारे मन में ये आता है कि प्लस चार्ज किसके पास होता है और माइनस चार्ज किसके पास होता है। तो हमने ये एक नियम बनाया, स्टडी किया, बाद में प्रूव किया कि ग्लास को रब करने से जो चार्ज आएगा उस चार्ज को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। ग्लास वाले को पॉजिटिव चार्ज, और जो प्लास्टिक में आएगा उसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। अच्छा, उसके बाद हमने एक और चीज ऑब्जर्व की और ये आपको पक्की याद रखनी है।
अगर मैं इस प्लास्टिक को इसके साथ रब करता हूं ऐसे, इसके पास नेगेटिव चार्ज आया है तो ये किसी पेपर को ऐसे उठा देता है। इसको मैंने रख दिया, ये जो चीज है मेरे हाथ में, यहां पर एक पेपर रखा तो देखा ये भी उस पेपर में पकड़ लिया। ठीक है, फिर से सुनिए, इसको मैंने रब किया, इलेक्ट्रोस्कोप में लगाया, इलेक्ट्रोस्कोप फैल गया, चार्ज है। इसको भी लगाया, फिर इलेक्ट्रोस्कोप फैल गया, इसके पास भी चार्ज। इन दोनों को टच किया, टच करने के बाद से फिर इलेक्ट्रोस्कोप में इसको भी लगाया, इसको भी लगाया, दोनों के पास चार्ज नहीं, दोनों के पास चार्ज नहीं है। व्हाट डज दैट प्रूव? कि इनके पास चार्ज सिमिलर था कि अपोजिट था? मिलाने से जीरो हो गया तो इनके पास कैसा चार्ज था? अपोजिट चार्ज। इसका मतलब जब मैं रब करता हूं तो कैसे चार्ज पैदा होते हैं? अपोजिट चार्ज पैदा होते हैं। ये सुनिए, इन रबिंग वी ऑलवेज गेट अपोजिट चार्ज। तो अगर मुझे ग्लास को सिल्क के साथ रब किया, ग्लास को सिल्क के साथ रब किया और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसके पास कौन सा आया होगा? नेगेटिव चार्ज, पक्का। ठीक है, सो वी विल ऑलवेज रिमेंबर इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग, if one is positive charge, the other body is getting the negative charge. ठीक। दूसरा, हमने अलग अलग बॉडीज को रब करके देखा, उसमें किसी के पास पॉजिटिव चार्ज आया और किसी के पास नेगेटिव चार्ज आया। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आते हैं तो हम उसको स्टडी करके जाते हैं कि किसके पास पॉजिटिव आता है और किसके पास नेगेटिव आता है। तो हम क्या करते हैं, एक सीरीज में इनको लिखते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर और उसके नीचे नेगेटिव चार्ज। तो पहले नोट कर लेते हैं हमने जो प्रिंसिपल स्टडी किया इन रबिंग बोथ ऑब्जेक्ट्स develop opposite charges. ठीक है, एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव। हमने ये चेक किया कि ग्लास को हमने रब किया और ये माना कि ग्लास के पास पॉजिटिव चार्ज आया। अब जो चीज ग्लास के साथ टच करके जीरो हो जाएगी उसके पास चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। और जो जीरो नहीं होगी उसके पास कौन सा होगा? पॉजिटिव। इसलिए वो जीरो नहीं होगी। ये हमारा एक जनरल गाइडलाइन बन गई, हम लोग सब समझ सकते हैं बात को। तो हम क्या करते हैं, एक चीज को, इसको चौक को हमने देखना है, पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो हमने सिल्क के साथ रगड़ा, देखा इलेक्ट्रोस्कोप में चार्ज है, ग्लास के साथ छुआ, फिर इलेक्ट्रोस्कोप में लगाया, अभी भी इसके पास चार्ज है, तो इसके पास क्या है? प्लस की माइनस? प्लस, करेक्ट। फिर से सुनो, इसको हमने सिल्क के साथ रगड़ा, इलेक्ट्रोस्कोप में देखा चार्ज है, इसके साथ टच किया, फिर इलेक्ट्रोस्कोप में देखा चार्ज जीरो हो गया, तो इसके पास क्या था? नेगेटिव था। इसलिए क्योंकि हमने ग्लास को क्या माना हुआ? परमानेंट, पॉजिटिव। तो ये टच करके खत्म हो गया, तो इसके पास क्या है? नेगेटिव था। और अब क्या हो गया? जीरो। तो जीरो हो गया, तो इसका क्या मतलब? हमने याद कर लिया कि इसको हम सिल्क में रगड़ेंगे तो क्या पैदा हो गया? नेगेटिव। और अगर जीरो नहीं हुआ तो हमने क्या याद किया कि इसको सिल्क से रगड़ा तो क्या पैदा हुआ? पॉजिटिव। अगर इसमें पॉजिटिव है तो सिल्क में क्या हुआ? नेगेटिव। अगर इसमें नेगेटिव है तो सिल्क में क्या हुआ? ओके। इस तरह से हमने पेयर बना के सब चीजों को चेक किया और उसकी एक सीरीज बनाई और उस सीरीज को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। ओके, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है इसमें सब चीजें हमने लाइन से लिखी, फैराडे ने ये सीरीज बनाई थी। और इस सीरीज में जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाएगा, when the two members of the series are rubbed together, the one which is former will become positive and the one which comes later will become negative. ठीक है, और इस सीरीज को अब आप नोट कर सकते हैं, जैसे नोट्स में आपको दूंगा, इसमें ये लिखी हुई है। तो सीरीज इज ग्लास, फ्लैनल, these are general things
then is rubber, wax, resine is plastic, and last is sulfur. ये सीरीज को देखिए यहां. So the member which comes earlier, member comes earlier will become positive or will develop positive charge. अब आप मुझे बताइए, अगर हम रबर और ग्लास को रब करेंगे तो रबर के पास कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव. और रबर और वैक्स को रब करेंगे तो रबर के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. तो रबर को रब करने से पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? आंसर इट डिपेंड्स कि किसके साथ रब करें. लोअर वाले के साथ रब करेंगे तो ऊपर वाला पॉजिटिव, ऊपर वाले के साथ करेंगे तो नेगेटिव. ठीक है. तो ये शुरू से एक सीरीज बन गई. इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज. अभी उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अब हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ चुके हैं और इलेक्ट्रॉन थ्योरी से हमारी चीजें और बड़ी अच्छी से समझ में आती हैं. सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी. ये सारी प्रॉपर्टीज चार्ज की पढ़ने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होता है तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अभी तक ये जो चार्ज आया था इसका नाम हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी रखा. क्यों रखा इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी नाम रखने के लिए हमारे पास एक रीजन था. उसको जरा सुनिए, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एक प्रोसेस हमने पढ़ी है चार्ज करना, रब करके चार्ज करना. अगर मैंने इसको चार्ज कर लिया है, फिर इसको मैंने किसी चीज के साथ ऐसे टच किया और देखा इलेक्ट्रोस्कोप में अब इसके पास चार्ज नहीं है, तो मैंने जब इसको टच किया तो इस प्रोसेस को मैं क्या करूं? चार्ज का उल्टा, डिस्चार्ज. व्हाट इज दैट? सो डिस्चार्ज इज अगेन ए प्रोसेस इन व्हिच वी लूज द चार्ज. चार्ज को लूज करना क्या कहलाता है? डिस्चार्ज. और चार्ज को गेन करना क्या कहलाता है? चार्ज. ओके. जब हम किसी बॉडी को डिस्चार्ज करते हैं तो क्या होता है? हमारे एनर्जी के कुछ नियम. किसी भी बॉडी को जब हम चार्ज करने गए थे तो हमको वर्क करना पड़ा था. रब करके वर्क किया फोर्स के अगेंस्ट, तो इसमें चार्ज आ गया. तो हमने एक चीज याद कर ली, एनी चार्ज बॉडी हैज गॉट एनर्जी. क्यों? हमने वर्क किया तो आया. तो एक हम लोग याद कर लीजिए कि किसी भी चार्ज बॉडी के पास एनर्जी होती है. ये एक चीज हो गई. अच्छा, अब अगर बॉडी डिस्चार्ज है तो उसके पास एनर्जी नहीं होगी. मैंने इसको ऐसे टच किया और ये डिस्चार्ज हो गया, इसकी एनर्जी गई. तो एनर्जी कहां गई? तो एनर्जी कैसे जाती है? एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसके बीच में वो कुछ ना कुछ वर्क करती है. एनर्जी डूइंग वर्क, चेंज द फॉर्म. सो एनर्जी दूसरे फॉर्म में चले जाना वर्क करके, दैट इज डिस्चार्ज. तो फिर से सिंपल थंब रूल, सिंपल वर्ड्स. इफ वी गिव चार्ज टू ए बॉडी, इट इज गेटिंग एनर्जी. इफ द बॉडी इज गेटिंग डिस्चार्ज, इट इज गिविंग आउट एनर्जी. अगर ये बॉडी एनर्जी देती है तो कोई ना कोई फॉर्म में एनर्जी देगी. हमको एनर्जी के कई सारे फॉर्म मालूम हैं. केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी. तो हमने क्या देखा कि अगर हम इसको बहुत अच्छे से चार्ज करते हैं, देयर इज लॉट ऑफ चार्ज विद इट, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिव चार्ज विद इट. अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होने वाला है? डिस्चार्ज. हमने ऐसे रखा और देखा, यहाँ चट से हमको लाइट मिली, स्पार्क. स्पार्क के बाद हमने इसको देखा डिस्चार्ज, इसको देखा डिस्चार्ज. तो एनर्जी किसमें खर्च हुई होगी? हाँ, लाइट एनर्जी में खर्च होगी. दैट इज व्हाट? डिस्चार्ज. तब से उसका नाम क्या पड़ा? डिस्चार्ज. ये डिस्चार्ज हमको कहाँ मिलता है? ये प्रोसेस बड़ी जल्दी जल्दी हो सकती है, चार्ज डिस्चार्ज.
कैसे? ये चार्ज देखो यहां से यहां तक में गया चार्ज, डिस्चार्ज। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहां क्या हुआ? चार्ज। और यहां क्या हुआ? डिस्चार्ज। तो यहां स्पार्क दिखेगा। ऐसा किया, स्पार्क। और ये चीज हमको नेचर में दिखी। कहां दिखी? जब पुराना आदमी एक पत्थर से दूसरे पत्थर को ऐसा रगड़ते तो उनको बीच में क्या दिखता है? लाइट, हीट, दोनों चीजें। उस हीट से वो आग जलाते थे और लाइट हमको दिखती है आंख से। तो उस चीज का हमने ये सोर्स निकाला कि जब हम पत्थर को ऐसा रगड़ना शुरू करते हैं तो पत्थर जरूर पहले क्या होता होगा? चार्ज। चार्ज होने के लिए हमने उसको एनर्जी दी रगड़ के। उसके बाद जहां उसको गैस मिला तो दूसरे से मिलके वो क्या होता होगा? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब हम इसको रगड़ रहे हैं तो ये नेगेटिव बन रहा होगा, ये पॉजिटिव बन रहा होगा। तो जब ये खूब पॉजिटिव बन गया, ये खूब नेगेटिव बन गया, दोनों में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, तो एक ने दूसरे का चार्ज खींचा और क्या कर दिया उसको? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज कर दिया तो उसके साथ ही साथ क्या चीज निकल गई? एनर्जी। और एनर्जी निकली तो हमको क्या दिखा? हीट एंड लाइट। तो जब भी कोई बॉडी चार्ज से डिस्चार्ज होती है, हीट और लाइट हमको दिखाती है, तो उसका मतलब उसमें से एनर्जी लॉस हो गई। और ये चीज इतनी कॉमन हो गई कि हमने उसका नाम ही डिस्चार्ज कर दिया। किस चीज का नाम? जो स्पार्क दिखता है। तो जहां भी हमको स्पार्क दिखता है उसका मतलब क्या हो रहा है? कोई ना कोई बॉडी डिस्चार्ज हो गई। तो ये डिस्चार्ज समझ में आया? सो दिस इज मीनिंग ऑफ चार्ज। सो ये हमने क्या चीज पढ़ी? डिस्चार्ज, लूजिंग चार्ज। अच्छा, एनर्जी का हमने ये पढ़ा ड्यूरिंग चार्ज। ड्यूरिंग चार्ज एनर्जी is given to the body. Energy is given to body. During discharge, energy lost by body. और ये जो एनर्जी लॉस्ट बाय बॉडी है, दिस कन्वर्ट्स टू लाइट, हीट और अदर फॉर्म। लाइट, हीट और अदर फॉर्म। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग चार्ज एंड ड्यूरिंग डिस्चार्ज एनर्जी का क्या होता है। तो बोथ प्रोसेस आर कनेक्टेड विद एनर्जी। ठीक है, चार्ज होना, डिस्चार्ज होना, एनर्जी। ओके, ये सब इतना स्टडी करने के बाद अब हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। जब डेवलपमेंट हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी हमको दिखी, हमने स्टडी की डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज में हमको क्या दिखा? स्पार्क। ये जो स्पार्क था ये हमको ना बहुत ज्यादा दिखा। एक यूरोप में एक खास तरह का स्टोन होता है, उस स्टोन को रब करके ये स्पार्क बनाया जाता था, जिससे आग जलाने का काम करते थे और उससे लाइट भी आती थी। वो स्टोन जो था उसको कहते थे इलेक्ट्रॉन। ओके, एक ये स्टोरी। दूसरा, वो जो एक चमक हमको आकाश में दिखती थी। जब बादल आपस में टकराते थे तो क्लाउड्स के अंदर हमको एक शाइनिंग लाइन दिखती थी, और चमक को उनकी भाषा में कहते थे इलेक्ट्रॉन। ये चमक हमको जमीन में कब दिखती थी? जब हम कौन सी प्रोसेस करते हैं? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज करने से, चार्ज को डिस्चार्ज करने से हमको वो चमक दिखती है जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हमने इस चमक के सामने एक एडजेक्टिव बता दिया। क्या लगा दिया? एडजेक्टिव कौन सा? इलेक्ट्रा डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ठीक है, तब से इस डिस्चार्ज का क्या नाम पड़ गया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो पहले फिर से सुनिए सीक्वेंस। रब किया, इसने एक ऑब्जेक्ट को उठाया,
पहले नहीं उठाता। थोड़ा सा सीक्वेंस समझने की कोशिश करिए। एक ऑब्जेक्ट के पास मास है, मास के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमने एक पेपर के पीस पर ऐसा लगाया, इसने पेपर के पीस को नहीं खींचा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट सफिशिएंट, समझ में आया। अब हमने इसको रब किया, रब करने से अब ये इसको खींच लेता है। So we say this body is charged, it has developed a force, that force must be a different type of force other than the gravitational force, ठीक है। तो ये एक फोर्स होना चाहिए, इस फोर्स के कारण ये बॉडी क्या हो गई, चार्ज। कौन सा शब्द हमने सीख लिया, चार्ज। उसके बाद चार्ज के कारण हमने और आगे स्टडी की, पता लगा कितने टाइप के चार्जेस, दोनों चार्जेस आपस में क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, और सिमिलर होंगे तो रिपेल। दिस बॉडी इज चार्ज, दिस बॉडी इज चार्ज, इफ यू प्लेस देम टुगेदर, for charging we have to give it energy, for charging we have to give it energy, but if we place them together they lose charge. This losing charge is called now discharge. क्या नाम पड़ा, discharge. During this discharge what happens, energy is lost. This energy is lost in the form of heat and light. अभी तक क्या क्या नाम चल रहे हैं, force, charge, discharge, light. लाइट के लिए क्या शब्द यूज करना है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस डिस्चार्ज का नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। चार्ज का नाम क्या पड़ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज हाउ वी गॉट द नेम इलेक्ट्रिक चार्ज। प्लस और माइनस को पहले का नाम, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बना। अब देयर वाज अ बिग क्वेश्चन कि हम अपनी लैब में पत्थर से जो चार्ज डिस्चार्ज का खेल खेल रहे हैं, इसमें जो हमको शाइनिंग दिखती है, इज इट द सेम शाइनिंग व्हाट वी सी इन द क्लाउड्स? क्या ये और वो एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? वी डोंट नो, तब तक नहीं मालूम था कि वो दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग हैं। तो हमने क्या किया, हमने रखा कि ये अर्थ का इलेक्ट्रिसिटी है और वो स्काई की इलेक्ट्रिसिटी, दो अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अर्थ की इलेक्ट्रिसिटी को हमने और डेवलप किया, बहुत सारा चार्ज एक मेटल में इकट्ठा किया, मेटल में इकट्ठा करके हम गीले शरीर से नंगे पैर जमीन में खड़े हो गए और उस मेटल को हाथ लगाया, सारा चार्ज हमारी बॉडी में से गया और हमको शॉक लगा। तो हमने ये कैरेक्टरिस्टिक याद कर ली। व्हाट इज दैट कैरेक्टरिस्टिक? दैट इफ ए चार्ज मूव्स थ्रू आवर बॉडी इट गिव्स अस ए शॉक। फिर से इसको उल्टा करते हैं, if we touch a material and it gives a shock, that means that material must be having what? Charge. Which charge? Electric charge. ये हमको समझ में आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल है। अब बादल जब आपस में टकराते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन उसको टच करना चाहते हैं, अगर शॉक लगेगा तो इट इज सेम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, नहीं लगेगा तो नहीं। अब बादल को कैसे टच करेंगे तो उसकी स्टोरी है, उन्होंने पतंग बनाई, पतंग उड़ाई, पतंग वहां तक गई, बादलों के बीच तक गई और उनको करंट नहीं लगी। करंट नहीं लगी तो तब तक हमने कुछ और प्रॉपर्टीज डेवलप कर ली थी। हमको ये समझ में आ गया था कि अगर हमारे पास मेटल का रॉड है और किसी चीज को हम टच करते हैं तो चार्ज एक किनारे से दूसरे किनारे तक आता है, और अगर प्लास्टिक है तो नहीं आता है, स्ट्रिंग में, धागे में नहीं आता। तो उनको ये लगा कि ये मेटल नहीं है इसलिए इसमें चार्ज नहीं आता होगा, तो उन्होंने अपनी पतंग के साथ एक चाबी मारा। अब पतंग को उड़ाया, उसके साथ वो चाबी लगी हुई थी कि मेटल की, वो मेटल की ऊपर तक गई, बादलों के बीच में गई, तब भी करंट नहीं, ठीक है, तब भी करंट नहीं है। लेकिन इसी बीच बरसात हो गई, जब बरसात हो गई तो धागा गीला हो गया, जैसे ही धागा गीला हुआ उनको हाथ में करंट लगी, तो उनको समझ में आया कि चार्ज सिर्फ मेटल में इकट्ठा हो सकता है, पर मेटल से हमारे हाथ में आने के लिए जो धागा है उसमें चार्ज चल नहीं सकता था। जब पानी गिरा तो चलना शुरू हो गया, तो चार्ज उसमें से चल के हमारे हाथ में आया और हमको शॉक लगा। तो ये प्रोसेस एनालिसिस तो बाद की बात है, सबसे बड़ी बात क्या है कि डिस्कवरी इस बात की हो गई कि क्लाउड के टकराने से उसमें जो हमको लाइटनिंग दिखती है दैट इज द सेम थिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो
फिर ये पता लगा कि दैट स्काई इलेक्ट्रिसिटी इज सेम एज आवर होम इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो ये डिस्कवरी उन्होंने की, तब से पता लग गया। ठीक है, अब उसके बाद और डेवलपमेंट होते चले गए और बाद के डेवलपमेंट से किस तरह के डेवलपमेंट हुए, केमिस्ट्री के डेवलपमेंट हुए। वी केम टू नो कि पार्टिकल का सबसे छोटा फॉर्म मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से और छोटा फॉर्म एटम, एटम के अंदर और पार्टिकल होते हैं। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़े हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए गैस ट्यूब के, वैक्यूम ट्यूब के एक्सपेरिमेंट किए गए। थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बताया कि एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तब तक चार्ज का तो हमको पता लग गया था कि प्लस और माइनस दो तरह के चार्ज होते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं ये देखता हूं दैट एवरी गैस हैज गॉट ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज सेम whether it is oxygen, whether it is hydrogen, whether it is nitrogen, organ, whatever it is. In every gas, in every atom, there is same type of negatively charged particle. और उसका उन्होंने नाम क्या रखा? You all know, क्या नाम रखा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। तो ये हमको समझ में आया that atom has got one negatively charged particle and that particle is known as electron। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो बाकी का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो बाकी का एटम बचता है उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। ये स्टडी की गई। इस तरह से ये दोनों तीनों स्टडी मिलाकर एक थ्योरी बनाई गई। दैट थ्योरी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उससे हमको बहुत क्लियर समझ में आता है कि दो तरह के चार्ज क्यों होते हैं, बेसिक सोर्स ऑफ चार्ज क्या होता है। तो अब हम स्टडी करेंगे, दिस इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्योंकि आप सब अब इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, you will simply write what it is. The nucleus of atom is a positively charged particle. Same number of negative charges are in the electrons. Same number of electrons revolve around each electron has a fixed quantity of negative charge. A fixed quantity of negative charge. The net charge of atom is zero. When an atom gains one electron, it becomes negatively charged. And when it loses becoming negatively charged and becoming positively charged.
दोनों के लिए हम एक शब्द यूज करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या वर्ड है? इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स व्हाट? गेटिंग ए चार्ज। ठीक? Therefore, it is only electron which is responsible for electrification. Okay. अब इसको पढ़कर आप बता सकते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज है तो क्या हुआ होगा? शुरू में वो जीरो था, नेगेटिवली चार्ज कैसे हुआ? एक इलेक्ट्रॉन कहीं से चलकर उसके अंदर एंटर कर गया, तो वो क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है, क्यों? उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकलकर बाहर चला गया। पहले केस में नेगेटिवली चार्ज जब हुआ तो कौन चलकर आया? इलेक्ट्रॉन। दूसरे केस में जब पॉजिटिवली चार्ज हुआ तो कौन चलकर गया? इलेक्ट्रॉन। दोनों केस में चला कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिफिकेशन, भले पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो या नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो आप पक्का याद रखेंगे, इट इज ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन which is responsible for electrification. How a body gets negatively charged? By gaining electron. Okay? So when an atom gain one electron, negatively charged, when it lose one electron, that atom become positively charged. Electron हमेशा कैसा रहता है? नेगेटिव। लेकिन हम जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया या इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये बना पॉजिटिव और ये इसमें जुड़ गया तो ये क्या बन गया? नेगेटिव। ठीक है? इस तरह से ऑब्जेक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं। दिस इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अगली चीज आपको इसमें याद रखनी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास हम देखते हैं कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लगा पा रहा, जिसे देयर इज नो चार्ज। बट इज देयर एक्चुअली नो चार्ज? द आंसर इज नो। Like if there is an atom which has got 6 positive charges in the nucleus and 6 electrons are rotating around it, then is this atom having a charge or it's not having a charge? तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है कि हम क्या बोले। तो इसके लिए हमने क्या किया, दो अलग अलग तरह के शब्द सोच लिए। एक ये that this atom is having charge, 6 positive charges and 6 negative charges, एक। But this atom has no net charge। क्या शब्द यूज किया? नेट चार्ज। नेट मतलब क्या? दोनों को ऐड कर दो, 6 प्लस और 6 माइनस। सो दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, चार्ज। एवरी एटम हैज चार्ज। Every atom has charge due to positive nucleus and negative electrons। लेकिन चार्ज की प्रॉपर्टी फोर्स वो कब लगा पाएगा? बट it can show characteristic only if there is net charge। There is net charge, that means plus or equal, plus or minus दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तब ये हमको क्या दिखा सकता है? नेट चार्ज यानी कि फोर्स दिखा सकता है। ठीक है? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। सो व्हेनेवर वी आर आस्क्ड व्हाट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यू हैव टू गिव ऑल दीस थ्री फिगर्स। ठीक है? सो दिस इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्ज। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज
हम ये क्यों कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है? क्या किसी के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं होता? होता है। किसके पास होता है? प्रोटॉन के पास। न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है। क्या वो चलकर, ये एक एटम है, इधर से एक प्रोटॉन चलकर आए और इसमें आ जाए तो इसका चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। पर नहीं होता, नेचर में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्या नहीं होता? तो हमारा ये कहना है कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता। क्यों नहीं मूव करता? हम क्या बोल रहे हैं कि माइनस चार्ज ऐड हो जाएगा, माइनस चार्ज लेस हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होगा कि प्लस चल के इसमें ऐड हो जाएगा या इसका एक प्लस निकल के चला जाएगा? उसका आंसर है दैट प्रोटॉन इज ए हैविंग पॉजिटिव चार्ज बट इट इज ए हेवी पार्टिकल। उसका भार बहुत ज्यादा होता है और ज्यादा वेट होने से, ज्यादा मास होने से अगर उसको मूव करना है तो उसको ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी mgh, कुछ भी दीजिए मास तो आएगा। तो अगर मुझे नेचर को यहां से यहां तक एक पार्टिकल ले जाना है, अगर नेचर को इससे इस एटम में एक पार्टिकल ले जाना है ताकि दोनों में एक पॉजिटिव बन जाए और एक नेगेटिव बन जाए, तो इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कम एनर्जी लगेगी या प्रोटॉन को ले जाने में? इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसका मास कम है। इसलिए जब भी चार्ज में डिसबैलेंस पैदा होता है, कौन निकलता है? चलता कौन है? इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट इज लाइटर, बिकॉज इट इज लाइटर। सो इट इज ओनली इलेक्ट्रॉन, it is only electron which moves प्रोटॉन क्यों नहीं मूव करता? तो इसको हम नोट कर लेते हैं। प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स heavier than electron. Therefore, it does not move. It does not move. और इसके लिए हमको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि एनर्जी कम लगती है, इसमें प्रोटॉन में एनर्जी ज्यादा लगेगी, बिकॉज फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ जिससे पूरी दुनिया चलती है, पूरा फिजिक्स चलता है, वो क्या है कि हर चीज अपनी लोएस्ट एनर्जी की स्टेट में आना चाहती है। एवरी सिस्टम वांट टू कम टू इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अब वही प्रोसेस होगी इस दुनिया में जिसमें सबसे कम एनर्जी लगेगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चलने में कम एनर्जी लगेगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन चलता है, प्रोटॉन नहीं चलता, भारी है, अपनी जगह पे खड़ा है। तो जब भी किसी चीज का इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, हमेशा कौन चलेगा? इलेक्ट्रॉन चलेगा और प्रोटॉन नहीं चलेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन चलकर जाता है, ओके, ये एक चीज अब हमको याद हो जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन कन्वेंशन में एक चीज का बार बार प्रॉब्लम आएगा। हम लोग हमेशा यूज करेंगे एज ए कन्वेंशन दैट वी हैव जॉइंट दीज टू बॉडीज, दिस वाज पॉजिटिवली चार्ज, when we touch it with this, the positive charge has moved to this body. This is the sentence we use. क्या ये सेंटेंस टेक्निकली सही है? No, it is technically wrong because just now we studied the positively charge move नहीं करते। मेरे को सब स्टूडेंट्स का मेल आता है कि सर आप पहले लेसन में पढ़ाते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज मूव नहीं करते और फिर पूरी फिजिक्स में आप क्या यूज करते हैं दैट पॉजिटिवली चार्जेस मूव फ्रॉम दिस टू दिस। तो मैथमेटिक्स हमको ये कहती है कि हायर लेवल किसका होता है? प्लस का, एंड दैट गोज टू लोअर लेवल। सो प्लस ऑलवेज गोज टू माइनस। ये हमारा कन्वेंशन है बोलते कि प्लस माइनस की तरफ जाएगा, पानी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज, हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से चार्ज नेगेटिवली चार्ज बॉडी में जाता है। दिस इज ए मैथमेटिकल नोटेशन ओनली।
एक्चुअल अंदर में प्रोसेस क्या हो रही है, निगेटिवली चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव में जा रहा है। देखो मैं क्या बोलता हूं, इसके पास चार्ज था +1, हमने इसको टच किया, इसका +1 इधर चला गया, इसके पास चार्ज हो गया 0। ये बोलने की बात है। एक्चुअल में क्या हुआ, मैंने जब इसको ऐसा मिलाया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया, उस माइनस में आके प्लस के साथ ऐड करके इसको क्या बना दिया 0, इसलिए 0 बना। ऐसा नहीं कि इसका प्लस निकला, एक्चुअली में क्या हुआ है, इसका माइनस आया। तो आगे के लिए हम हमेशा याद करेंगे कि बोलेंगे हम वही that positive charge has moved to this body, पर एक्चुअल अंदर में प्रोसेस क्या होगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर गया है। लेकिन उसको हम बार बार क्लेरिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये सच है और यही सच रहेगा कि इलेक्ट्रॉन ही चलता है। हम जितनी बार भी बोल लें कि पॉजिटिव चार्ज मूव किया है, एक्चुअली क्या होना है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करना है, ये याद रखिए। लेकिन हम हमेशा यही बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज मूव किया है, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या कहती है, फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, प्लस टू माइनस, चार्ज ऐसे चलता है। सो दैट इज ए कन्वेंशन। अब अगली चीज हम इसमें लेते हैं, एक शुरू में हमने बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ा, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज की कंपलसरी कंडीशन क्या है, यस, द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय पार्टिकल। अगर ऐसी बात है तो क्या सन से अर्थ तक इलेक्ट्रिक चार्ज आ सकता है, सन से अर्थ तक क्या इलेक्ट्रिक चार्ज आ सकता है, आंसर इज नो। क्यों, yes, because there is vacuum on the way and the particle cannot move continuously. Therefore, sun से हमको क्या आ सकता है, एनर्जी, रेडिएशन, धूप आ सकती है, लाइट आ सकती है, हीट आ सकती है, पर क्या नहीं आ सकता, पार्टिकल। अगर पार्टिकल नहीं आ सकता तो चार्ज भी नहीं आ सकता। रिमेंबर, तो वैक्यूम में चार्ज ट्रांसफर होगा क्या, नहीं, वैक्यूम में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज चार्ज इज ऑलवेज कैरिड बाय मटेरियल। ये याद रखेगा। दूसरी चीज, हर पार्टिकल के पास चार्ज के साथ साथ एक और चीज होती है, कंपलसरी होती है, उसकी इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या, मास। तो अगर हमने चार्ज को ट्रांसफर करना है, इससे हमको चार्ज इसमें ले जाना है, तो हमको इसका एक पार्टिकल पकड़ना पड़ेगा। कौन सा पार्टिकल, अब हम जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन पकड़ के हम इसमें ले जाएंगे, या इसका इलेक्ट्रॉन पकड़ के इसमें लाएंगे। और हर इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो पार्टिकल है, इसलिए उसके पास मास भी होगा। तो जब भी हम चार्ज ट्रांसफर करेंगे, ऑटोमेटिकली साथ में क्या ट्रांसफर हो जाएगा, मास ट्रांसफर। ये नियम तो याद रखना कि जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, कंपल्सरी उसका मास भी चेंज हो जाता है। दिस इज चार्ज एंड मास रिलेशन, चार्ज एंड मास relation. Since charge is carried by particle, अब इसको जानने के बाद आप मुझे बताएंगे, दो बॉडी है, हमने आपस में रब की, एक पॉजिटिव हो गई, एक नेगेटिव। जो नेगेटिव हो गई उसका मास पहले से बढ़ गया कि कम हो गया, बढ़ गया। क्यों, इट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज एक्चुअली ए पार्टिकल हैज एंटर्ड इनटू इट, दैट इज इलेक्ट्रॉन। और जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई उसका द मास हैज रिड्यूस्ड बिकॉज सम इलेक्ट्रॉन्स हैव लेफ्ट। ठीक है, तो उसी चीज को नोट कर लेते हैं, नेगेटिव चार्ज। और अब इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जितने पार्टिकल ऐड होंगे या जितने पार्टिकल सब्ट्रैक्ट होंगे उतने का मास उसमें हम प्लस माइनस कर देंगे, तो दैट विल बी द चेंज इन द मास। हमने अपने नेचर में, अपने आसपास हम बहुत सारे मटेरियल को देखते हैं, उस मटेरियल का हमने एक तरह से क्लासिफिकेशन किया। किस तरह से क्लासिफिकेशन हम करते हैं, देखिए, इस बॉडी को ऐसे करके रब करके मैंने चार्ज किया, ये बॉडी चार्ज हो गई,
इस चार्ज से मैंने पेपर को उठाया तो पेपर को उठा दिया। इसके बाद मैंने एक कॉपर का पीस लिया या सिल्वर का पीस लिया, उसको रब किया। उसको जब मैं पेपर में ऐसे टच करता हूं तो क्या देखता हूं कि ये उसको नहीं उठा। क्या इसके पास चार्ज नहीं आया? क्या ये चार्ज नहीं हुआ? तो फिर दूसरी चीज मैंने की, इसको रबर से लपेटा, रबर से लपेट के ऐसे पकड़ा, पकड़कर फिर ऐसे रब किया, रब करके अब देखा पेपर को उठा दिया। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जब मैंने पहली बार इसको रब किया था और ऐसे उंगली से पकड़ा था तो इसका चार्ज मेरी उंगली में आ गया और उंगली से मेरी पूरी बॉडी में जाके अर्थ में चला गया। तो ये डिस्चार्ज हो गया। लेकिन ये काम पहले ग्लास में क्यों नहीं हुआ? ये काम पहले प्लास्टिक में क्यों नहीं हुआ? तो मुझे लगा कि मटेरियल दो तरह का होता है। जब हम प्लास्टिक को ऐसे रब करते हैं, यहाँ पर रबिंग वाली जगह पे चार्ज इकट्ठा हुआ, प्लास्टिक ने उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक नहीं आने दिया और कॉपर ने क्या किया, उस चार्ज को यहाँ से मेरी उंगली तक आने दिया। तो मटेरियल दो तरह के, एक जो चार्ज को आने देता है और एक जो चार्ज को नहीं जाने देता। तो हमने क्लासिफिकेशन कर लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो ये दो तरह का क्लासिफिकेशन हमने किया, एक कंडक्टर और कंडक्टर क्या होगा, which will allow charge to move. Allow charge to move. दूसरा इंसुलेटर, do not allow charge to move. ये दो तरह के हो गए। उसके बाद और इसके सब डिवीजन करके हमने और बनाए, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, दिस दैट। लेकिन बेसिक कैटेगरी कितनी है? दो, जो मूव करने देता है और जो मूव नहीं करने देता। फिर हमने क्या किया, हमारे नेचर में हमारे आसपास जितने मटेरियल थे सबको इस कैटेगरी में बांटना शुरू कर दिया। हमारे आसपास सबसे बड़ा मटेरियल क्या होता है? पानी, जिसको हम बहुत यूज करते हैं। तो वाटर को हम देखेंगे, वाटर को हमने टेस्ट किया। प्योर वाटर इज ए नॉन कंडक्टर। प्योर वाटर इज ए नॉन कंडक्टर, बट इफ इट इज इम्प्योर, देयर आर सॉल्ट्स इन इट, देन इट बिकम्स कंडक्टर। ठीक है? तो इंसुलेटर में प्योर वाटर, एयर, प्लास्टिक, porcelain, and other non-metals. ये सब क्या होते हैं? इंसुलेटर। हमको मालूम है कोई भी चीज कंडक्ट कैसे करेगी, उसमें से चार्ज दूसरे एटम में जाएगा। अब एक छोटी सी प्रोसेस देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इसमें से चार्ज इसमें कैसे जाएगा? चार्ज कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें चला जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? चार्ज कैरी। तो इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ेगा तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस। केमिस्ट्री में इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन होता है और ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, इसका टोटल चार्ज क्या हो जाता है? नेगेटिव। इसका भी आयोनाइजेशन हो गया, ये नेगेटिव आयन बन गया और ये पॉजिटिव आयन बन गया। तो आयोनाइजेशन होना इज व्हाट? इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है? ओके। तो इंसुलेटर में क्या होता है? आंसर है इंसुलेटर में आयोनाइजेशन नहीं हो सकता। क्यों? वो अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ता। अगर वो नहीं छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाएगा। अगर ये नहीं गया तो चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा। चार्ज आगे नहीं बढ़ेगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर अपने चार्जेस को मूव नहीं करने देता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ता है। अब इलेक्ट्रॉन को खींचता कौन है? पॉजिटिव।
हमने क्या किया, यहाँ पे 1000 पॉजिटिव चार्ज रख दिए, 1000, अब भी इसने नहीं छोड़ा, 10,000 कर दी। 10,000 पॉजिटिव चार्जेस मिलके इसके एक इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, खिंचाते, या 10,000 तक नहीं खींचा, 10,001 किया तो खींच गया। इसमें से इसको मैंने लिया, इसके सामने रखा, 5,000 रखा, नहीं खींचा, 5,001 किया, इसका इलेक्ट्रॉन बना। अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गया तो एक कंडक्टर बन गया। तो इसने अपना इंसुलेशन कब छोड़ा, 5,000 वोल्ट तक इंसुलेटर था, फिर इसने छोड़ दिया। 5,000 से ज्यादा अगर हम इसको वोल्टेज दें तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और ये क्या बन जाएगा, कंडक्टर। ये वाला जो हमने लिया था इसने 5,000 भी नहीं छोड़ा था, इसको हमको कितना वोल्टेज देना पड़ा, 10,000, तब जाके इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा। तो कौन सा ज्यादा अच्छा इंसुलेटर है, ये वाला। ये जो चीज होती है, ये जो फोर्स होता है जिससे हम इसको तोड़ते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका ये मतलब है, 5,000 वाले का मतलब है कि ये 5,000 वोल्ट तक अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ेगा, इसलिए इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 5,000 वोल्ट है। दूसरा इंसुलेटर, ये 10,000 तक कंडक्टर नहीं बनेगा, चार्ज को चलना अलाउ नहीं करेगा, इसलिए इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 10,000 है। तो विच वन इज द बेटर इंसुलेटर, 10,000 वाला बेटर इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर की कौन सी प्रॉपर्टी उसको अच्छा इंसुलेटर बनाती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। समझ गए? तो इंसुलेटर की प्रॉपर्टी क्या हुई, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो नोट करिए, इसको मैं खाली यहां लिख देता हूं और आपको नोट करा देता हूं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। Dielectric strength is characteristic of insulators. It is that potential at which insulation breaks down। ये शब्द याद रखिए, इंसुलेशन ब्रेक्स डाउन। इंसुलेशन ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा और वो क्या बन गया, कंडक्टर बन गया। ठीक है, तो ये उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। तो कोई भी अच्छा इंसुलेटर इस डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ज्यादा, जैसे हमारे घर में बैटरी के साथ एक तार लगी है, उसके ऊपर एक पतला सा प्लास्टिक हमने लगाया टेप, और उसके ऊपर हम हाथ रख के आराम से उसको पकड़ लेते हैं, हमारे हाथ को वो करंट नहीं मारता है। क्यों? क्योंकि वो हमने बैटरी के साथ लगाया है, बैटरी की ताकत है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट की बैटरी है, और ये 12 वोल्ट इसको कंडक्टर नहीं बना पाता, रबर। लेकिन उसी रबर को लेके मैं घर वाले तार में नहीं लगा सकता, क्योंकि घर में कितनी ताकत होती है, 230 220 वोल्ट। उसमें जब वो पतला सा टेप लगा के हाथ लगाने को कोई हमको बोलेगा तो भी हम डरते हैं। मोटा रबर होना चाहिए, कभी मुश्किल से हाथ लगाते हैं कि कहीं उसमें से ब्रेक डाउन मत हो जाए। किसका? इंसुलेटर का ब्रेक डाउन मत हो जाए। अगर हमने इतना मोटा रबर लगाया, टेस्टर से हम टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि टेस्टर के प्लास्टिक का ब्रेक डाउन वोल्टेज 5000 वोल्ट है। लेकिन उसी टेस्टर से बाहर जो हमारे एचटी वायर लगी हुई है, जिसमें 30,000 वोल्ट है, हम वोल्टेज नहीं नापते। अगर उसमें नापने जाएंगे तो क्या होगा, वो जो टेस्टर का प्लास्टिक है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा, कंडक्टर, और सारा चार्ज हमारी बॉडी में से चला जाएगा। तो हर इंसुलेटर का अपना अपना एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। मोर इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बेटर इज द इंसुलेटर। और पोर्सलिन का सबसे अच्छा होता है, इसलिए आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पोर्सलिन लगे रहते हैं। ओके, उसके बाद
कंडक्टर, कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी बताती है कि वो अच्छा कंडक्टर है या बुरा कंडक्टर है, उस प्रॉपर्टी का हमने नाम दिया कंडक्टिविटी। अच्छे कंडक्टर की क्या ज्यादा होनी चाहिए? कंडक्टिविटी। अच्छे इंसुलेटर का क्या ज्यादा होना चाहिए? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। समझ आया? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसकी प्रॉपर्टी? इंसुलेटर की। और कंडक्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी? कंडक्टर। तो अगर हमको घर में कंडक्टर लगाना है, कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हैं, वो क्या कहता है कि एल्यूमिनियम से कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, आगे जाके जब हम करंट पढ़ेंगे तो उसमें फिर से इसको पढ़ेंगे, उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी है, पर वो ज्यादा महंगा भी होता है। सो वी डिसाइड एनीथिंग। इंसुलेटर जब लगाना होता है तो हम ये कहते हैं प्लास्टिक की जगह दूसरी लगाएंगे, क्यों? उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी है। समझ में आया? ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज है। कंडक्टर कौन होते हैं? मेटल्स। मेटल्स आर कंडक्टर्स। और भी कंडक्टर के लिए आपको इंडिविजुअल याद करना पड़ेगा। जैसे कार्बन में ग्रेफाइट इज कंडक्टर एंड नॉर्मल कार्बन इज ए इंसुलेटर, या डायमंड इज ए इंसुलेटर। इस तरह से वो अपने कॉन्फ़िगरेशन के कारण अलग अलग ऐसा हो सकता है, पर नॉर्मली ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स एंड ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। व्हाट अबाउट ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर। व्हाई इज ए कंडक्टर? ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ फ्लैश एंड फ्लैश इज ए non-metal, so it must be, it's a rubber, it is a rubber, skin is like a rubber, then why it is a conductor? तो ये कंडक्टर है या नहीं है, इस बात पर शुरू में जब इन्वेंशन हुए थे तो बहुत बहस हुआ करती थी। तो जिस साइंटिस्ट ने उसको प्रूव किया, उसकी स्टोरी में कभी आपको बताऊंगा, रस्सी गैलीली में है। रोम के चौक पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक आदमी को लटका दिया, आदमी को ऐसा हॉरिजॉन्टल लटका दिया, और हॉरिजॉन्टल लटकाने के बाद ये यहाँ पर ऐसे चौक में लटकाया, यहाँ उसके हाथ थे, इस हाथ के नीचे उन्होंने पेपर के पीसेस रखे ऐसा होने के नीचे, और देखा कि वो पेपर के पीसेस को नहीं उठाता, दैट मींस इट इज नॉट चार्ज। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड लिया, उसको रब किया, उसमें चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने इसके पैर में टच कर दिया। ये जैसे ही इसके पैर में टच किया, यहां से इसने पेपर को उठा लिया। कैसे कर लिया? पेपर उठाने के लिए यहां क्या चाहिए? चार्ज। इसको चार्ज होना चाहिए, पर इसको जहां चार्ज नहीं दिया गया, चार्ज कहां दिया गया? पैर में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज ट्रैवल किया पैर से लेके हाथ तक, और हाथ में आके चार्ज रुक गया। उसके आगे क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके आगे एयर थी, एंड एयर इज ए इंसुलेटर, तो हाथ में आके रुक गया। तो जब यहाँ चार्ज आ गया ये वाला, और ये चार्ज क्या काम करता है? उठा ले, जिसने पेपर को अट्रैक्ट करके उठा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ? ह्यूमन बॉडी में चार्ज चल सकता है कि नहीं? चल सकता है। सो ह्यूमन बॉडी इज ए कंडक्टर। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा होता है, बट इट इज ए कंडक्टर। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है दो चीजें, दैट इज अवर ब्लड एंड अवर स्वेट। ब्लड एंड स्वेट दोनों में सॉल्ट होते हैं। स्किन में हर जगह पसीना होता है, हमेशा होता है। तो जब भी हम टच करेंगे उस पसीने में सॉल्ट होता है, नमकीन होता है। सॉल्ट में Na+Cl- इलेक्ट्रॉन हो गया, ये चार्ज चलता है। अंदर ब्लड में भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, उसके बाद में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। तो इसलिए कंटिन्यूअसली पूरी बॉडी में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एंड दे हेल्प टू मूव द चार्जेस। भले स्किन नॉन कंडक्टर होती है, ठीक है, बट बॉडी एज ए होल इज सपोज्ड टू बी
इसीलिए अब आप बता सकते हैं कि सूखी बॉडी और गीली बॉडी दोनों में से कौन ज्यादा कंडक्ट करेगा? गीली बॉडी ज्यादा कंडक्ट करती है। ठीक है, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। एक चीज छोटी सी इसमें रह गई, सबसे छोटा पार्टिकल जो चार्ज कैरी करता है कौन है? इलेक्ट्रॉन। हमने पढ़ा, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है दैट चार्ज इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज। क्या बोलेंगे उसको? एलिमेंट्री चार्ज। तो यहां पर हम उसको नोट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड elementary charge। elementary charge। और ये elementary charge कितना होता है? तो आंसर है दिस इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 unit, and unit of charge is coulomb। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये यूनिट ऑफ चार्ज कितना होता है। फिलहाल हम क्या पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और इससे छोटा चार्ज किसी पार्टिकल पर नहीं होता। इसलिए कौन से पार्टिकल को ट्रांसफर होना? इलेक्ट्रॉन को कितना चार्ज उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए इस चार्ज को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री चार्ज और फंडामेंटल चार्ज। ये याद रखें। और इसका इंडिकेटिव लेटर हमने क्या बनाया? ई। हम चाहे तो इसके चार्ज में माइनस लिख सकते हैं, बिकॉज़ दिस नेगेटिव। ये आप पक्का याद रखेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to the power minus 31 kg। दिस इज मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, so much charge and so much mass will be transferred। ठीक है, so we close it today। सब फिक्स होना चाहिए।